नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। और आज यूपी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेरठ में आज रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। पीएम की रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि पश्चिम से चुनावी रैली की शुरुआत होगी। मेरठ दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहां रैली को भी संबोधित करेंगे और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के साथ मंच साझा करेंगे। पहली बार आरएलडी के साथ मंच साझा किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मेरठ दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम करे गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मेरठ दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी साथ मौजूद रहेंगे। तमाम तैयारियां कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई हैं। और अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम मेरठ में कर लिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। यूपी में बीजेपी का मिशन 80 को लेकर 300 रैलियां और जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं और इसकी शुरुआत आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ से करने वाले हैं। चुनावी अभियान की शुरुआत और शंखनाद 24 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ से कर रहे हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। कार्यकर्ताओं की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हर वो तैयारी की गई है और आज मेरठ में चुनावी शंखनाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मेरठ दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। कार्यकर्ताओं में एक अलग सा उत्साह, एक अलग सा जोश देखने को मिल रहा है और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम पुलिस प्रशासन ने कर लिए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सलीम सैफी मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलीम, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंखनाद करेंगे, चुनावी शंखनाद, इसको कैसे देखा जाए? मेरठ ही क्यों रखा गया? सलीम। देखिए अरे मैं बता दूं आपको कि मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज चुनावी जनसभा करने वाले हैं 2024 को। इसको मुख्य रूप से इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि 2014 में और 2019 में 7 के लोकसभा चुनाव में यहाँ के शंखनाद जो प्रधानमंत्री ने यहाँ पर ने किया था मोदी ने, और साफ तौर से उनकी एक यहाँ पर जीत की लहर साफ तौर से दिखाई दी थी। तो वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस जो जनसभा आज होने वाली है इसका बड़ा प्रभाव आज देखने को मिलेगा क्योंकि 2014 में जब उन्होंने इसी मैदान से यही मेरठ से जब शंखनाद ढोका था, उन्होंने यहाँ पर एक बड़ी रैली की को जनसभा को संबोधित किया था, तो उसमें एक बड़ा कामयाबी इनको मिली थी। और 2019 में जब लोकसभा में इसी मैदान से, इसी मेरठ से इन्होंने क्रांतिकारी धरती से यहाँ पर आगाज किया था, तो वहाँ पर भी उनको बड़ी कामयाबी मिली थी। अब 2024 की बात करते हैं तो 2024 में भी हैट्रिक मारने के फिराक में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और वो दिख भी रहा है क्योंकि इस बार जो उन्होंने आरएलडी से टाइप किया है, साफ तौर से उसका फायदा कहीं ना कहीं साफ दिखाई देगा क्योंकि किसानों का जातों का साफ तौर से कहना है जब नल चलेगा तो साफ तौर से कमल चलेगा। तो यहाँ पर साफ तौर उसका दिखाई दे रहा है। भारी यहाँ पर तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और डीएम जो दीपक मिला साफ तौर से उन्होंने कह दिया है कि कोई भी यहाँ पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी। पीएम मोदी का जिससे कोई प्रोग्राम होना चाहिए सकुशल हो जाएगा क्योंकि 3:30 बजे यहाँ पर पहुंच जाएंगे और आधे घंटे तक हम वो मंच पर अपने साथ में जयंत चौधरी को साझा करेंगे। और हालांकि बड़े बड़े स्टार प्रचारक यहाँ पर आ चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आने वाले हैं और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री वो भी यहाँ पर आएंगे। हालांकि जिस तरीके से भूपेश जोशी यहाँ पर आ चुके हैं कल शाम में, तो उन्होंने यहाँ पर किसी भी जो इंतजाम होने चाहिए पूरे कर लिए गए हैं और यहाँ पर अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर यहाँ पर चुनाव हो रहा है और चुनाव से कहीं ना कहीं बीजेपी भारी है क्योंकि जिस तरीके से आरएलडी के साथ टाइप किया है तो जयंत चौधरी का साफ तौर से कहना है कि हम किसी तरीके कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, पूरा यहाँ पर जान माल यहाँ पूरा जितना भी है प्रयोग करेंगे। बिल्कुल 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 सलीम, ये जो पश्चिम से आज चुनावी हवा चलने वाली है इसकी बयार पूर्वांचल सहित पूरे, अगर बात सूबे की जाए, क्या पूरे सूबे में इसकी बयार देखने को मिलेगी? सलीम जी बिल्कुल आइए, जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव 2024 का पहला आगाज है, पहली रैली है, पहली महासभा है और 25,000 से ज्यादा यहाँ लोगों को बैठने की व्यवस्था कर दी गई है। और जिस तरीके से यहाँ पर साफ तौर से आरएलडी भाजपा के जो गठबंधन के
जो यहाँ पर प्रत्याशी उन्हें गाड़ी उसका दिखा दे रहा है, क्योंकि इस मेरठ में इन्होंने जो प्रत्याशी उतारा है भाजपा ने, अरुण गोविल, वो बहुत बड़ा चेहरा है। श्री राम के वंशज के नाम से वो एक भगवान के नाम से धारावाहिक में काम कर चुके हैं, तो इसमें बड़ा चेहरा है। हालांकि जिस तरह बिजनौर लोकसभा की बात कर ली जाए तो जाट लैंड है, साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि मुजफ्फरनगर से अब बात करते इन्होंने जो आपका बिजनौर लोकसभा है और बागपत लोकसभा है, यहाँ पर इन्होंने सीधा आरएलडी के जो प्रत्याशी थे उनको धरातल पर उतारा है और साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर पूरी नल जो है निशान दिया है और कहीं ना कहीं भाजपा का कमल खिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं और उनकी बातों को मानते भी हैं और साफ तौर से कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की गारंटी। बिल्कुल सलीम, यहाँ पे सवाल ये भी खड़ा होता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में चुनावी शंखनाद करेंगे, लेकिन उनके साथ जयंत चौधरी भी मंच साझा करेंगे। इसको कैसे देखा जाए, क्योंकि कल जहां उनके दादाजी को अवार्ड दिया जाता है, नवाजा जाता है भारत रत्न से, और वहीं आज उनको मंच साझा करवाना है, यानी कि एक तीर से दो निशान है। किसानों को साधने की कोशिश और जाट वोट बैंकों को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है क्या? देखिए, आगे मैं आपको बता दूं, चौधरी चरण सिंह जो सूर्यदेव थे, उनका एक बड़ा नाम था, किसान नेता और किसान के भगवान नाम मान जाते, क्योंकि उन्होंने छोटी बड़ी सब लड़ाई लड़ी है और चौधरी सिंह छोटा नाम नहीं था। उनको जिस तरीके से अवार्ड दिया है और सम्मानित किया है, वो बहुत बड़ी बात है। किसानों के दिल में कहीं ना कहीं बीजेपी और मोदी जी ने बहुत बड़ा यहाँ पर छवि बना ली है और साफ तौर से जैसे कि लोकसभा चुनाव में देखा जा रहा है या विधानसभा चुनाव में 2022 में देखा गया था, कहीं ना कहीं जाट नाराज देखा गया था, लेकिन साफ तौर से अब देखा जा रहा है कि जब से आरएलडी यहाँ पर जयंत चौधरी ने दामन संभाला है यहाँ पर बीजेपी का, तो साफ तौर से दिखाया जा रहा है कि जाटों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रह गया है। वो कांग्रेस के साफ तौर से कह रहे हैं कि अगर वो चाहती है तो चौधरी चरण सिंह को अब से पहले अवार्ड दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, लेकिन भाजपा ने उनको सम्मान दिया, तो इस सम्मान को कभी नहीं भूलेंगे और साफ तौर से बीजेपी के कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और उनको पूर्ण सपोर्ट से यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करेंगे। तो वही जो प्रत्याशी ग्राउंड जीरो को घूम रहे हैं, उनके साफ तौर से जो जाट है और जो किसान कह रहे हैं कि हम मोदी के साथ हैं, मोदी का साथ देंगे, क्योंकि वो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। तो साफ तौर से मोदी इस बार गारंटी दे रहे हैं कि 2024 अगर निकल जाता है तो साफ तौर से देश के विकास की लहर और रहेगी और एक उन्नति रोटी मिलेगी। साफ तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान जो है बेल्ट है और जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जाट जो है सीधा समीकरण बना चुका है, क्योंकि उनका साफ तौर से कहना है जयंत चौधरी का फैसला बहुत अच्छा है और जयंत चौधरी ने अब सरकार में रहते बड़ा काम करेगा, पहले किसानों के फायदे के काम करेगा और जाटों को भी कम लगे कम से कम इसमें बड़ी जीत हासिल होगी। साफ तौर से ये भी देखा जा रहा है कि जयंत चौधरी के इस काम को सराहना दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सलीम तमाम सारी जानकारी देने के लिए। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी बनाने के बाद संजय भाटिया लखनऊ पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की और इस दौरान बैजयंत जय पांडा, आपको बता दें कि स्वतंत्र देव सिंह और संजय चौरसिया और रमेश बिधूड़ी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बने उत्पाद से संजय भाटिया का स्वागत किया है। तो संजय भाटिया ने सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद दिया। तो आपको बता दें कि संजय भाटिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जताया सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है और संजय भाटिया ने सीएम योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की है। और आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट कर चुनाव लड़ने के ऐलान किए हैं। वो इंडिया गठबंधन से अलग चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन के साथ बात नहीं बन पाने के कारण अब वो कुशीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के गठन के बाद से अब तक निरंतर इंडिया गठबंधन को जिताने और मजबूत बनाने का प्रयास उनके तरफ से किया जा रहा था और अब इंडिया गठबंधन से बात ना बन पाने के कारण वो कुशीनगर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जिसकी तैयारी की जा रही है। और उन्होंने इसको लेकर एक पोस्ट अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर किया है। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य
अब कुशीनगर से चुनाव लड़ेंगे। उनके तरफ से एक पोस्ट सोशल मीडिया एक्स पर किया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अब वो चुनाव लड़ेंगे कुशीनगर से और उत्तर प्रदेश के 2 सीटों से वो चुनाव लड़ेंगे। एक कुशीनगर से स्वयं चुनाव लड़ेंगे और दूसरे देवरिया से भी वो अपने प्रत्याशी का ऐलान करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। एक पर कुशीनगर पर वो खुद चुनाव लड़ेंगे और दूसरा प्रत्याशी भी वो मैदान में उतारेंगे। ये जानकारी मिल रही है कि देवरिया वो दूसरी सीट होगी जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य अपना प्रत्याशी उतारेंगे। लेकिन एक तरफ से ये कयास लगाए जा रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, उनके लिए चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उनके स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया है कि इंडिया गठबंधन में बात ना बन पाने के कारण अब वो अकेले चुनाव लड़ेंगे और चुनावी मैदान में वो उतर चुके हैं। कुशीनगर वो सीट होगी जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य अब चुनाव लड़ेंगे और एक सीट और भी सामने निकल कर आ रही है देवरिया से वो अपने दूसरे प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे। तो 2 सीटें हैं जिस पर वो चुनाव लड़ेंगे। एक पर खुद कुशीनगर वो सीट होगी जिस पर वो खुद चुनाव लड़ेंगे और एक और सीट जिस पर वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी अब चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं और कुशीनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ेंगे, जिसकी घोषणा उन्होंने कर दी है। सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर उनकी तरफ से एक पोस्ट किया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता अनामिका पाल हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अनामिका, स्वामी प्रसाद मौर्य भी चुनावी दंगल में कूद पड़े हैं, कुशीनगर सीट उन्होंने चुनी है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अनामिका? जी, राष्ट्रीय स्वतंत्र समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो कुशीनगर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और अपने सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म पर उन्होंने इसका ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब देखना है कि इंडिया गठबंधन मुझे अपना हिस्सा मानता है कि नहीं मानता है। ये बड़ी बात कही है उन्होंने। या फिर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर अपना दल यानी कि पल्लवी पटेल की तरह गठबंधन का हिस्सा न होने का प्रमाण पत्र ये देते रहेंगे। और एक बड़ी बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर के साथ ही देवरिया से एस एन चौहान को राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी जो है इनका, उसके लिए एस एन चौहान को उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि बाकी कुछ और सीटों में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। सोशल मीडिया इस प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कहा कि आप साफ है कि अब वो चुनावी मैदान में कूद गए हैं और अब वो खुद भी चुनाव लड़ेंगे। स्वामी के ऐलान के बाद से ये माना जा रहा है या तय माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के साथ उनकी बात नहीं बन पाई है। ये बड़ा सवाल है कि इंडिया गठबंधन के साथ उनकी बात कहीं ना कहीं नहीं बन पाई है। इधर अगर देखा जाए तो मथुरा में बसपा ने अपना कैंडिडेट बदल दिया है। ये भी बड़ा सवाल है। स्वामी प्रसाद मौर्य के ऐलान के बाद ये कयास लगा जा रहा है कि जी बिल्कुल अनामिका, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है ना कि अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है बात क्यों नहीं बन पाई? क्या सीट शेयरिंग को लेकर मामला क्लियर नहीं हो पाया? जो 2 सीटें जिस पर इन्होंने ऐलान किया है, देवरिया और कुशीनगर, क्या ये सीटें मांगी जा रही थी? इंडिया गठबंधन से ये सीट मांग रहे थे और बात ना बन पाने के कारण अब अकेले चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। अनामिका को लेके भी बोला है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन में शामिल यूपी की दोनों बड़ी पार्टियों के नेताओं से उनकी बातचीत हुई। उन्होंने बताया है कि उनकी बातचीत हुई है। उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप मैंने 5 नामों की सूची भी उनको भेजी थी इंडिया गठबंधन को। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं काफी प्रतीक्षा भी करता रहा, लेकिन इनकी तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया कि ऐसा वो इंतजार करते रहे कि इनकी तरफ से नामों की घोषणा हो, लेकिन बात नहीं बन पाई और घोषणा नहीं हुई। इसीलिए शायद इसके बाद इन्होंने ये तय किया कि अब ये अकेले चुनाव लड़ेंगे। देवरिया कुशीनगर जो आपने बताया, कुशीनगर से ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने बाद में ये फैसला लिया। उन्होंने कहा है कि मैं वेट करता रहा, इंतजार करता रहा, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई। इसके बाद इन्होंने ये फैसला लिया है कि अब ये चुनाव मैदान में खुद उतरेंगे। जी बिल्कुल अनामिका, लेकिन जिस हिसाब से तैयारियां की गई हैं और अब स्वामी प्रसाद मौर्य खुद मैदान में है, क्या लगता है कि इसका इफेक्ट कितना पड़ेगा? इंडिया गठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा या बीजेपी के लिए ये भारी साबित हो सकता है? अनामिका, बीजेपी के लिए भारी होने वाला ऐसा कुछ हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इंडिया गठबंधन के लिए कहीं ना कहीं ये भारी तो इंडिया गठबंधन के लिए होने वाला है।
बीजेपी के लिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इंडिया गठबंधन के जो हालात है या मौजूदा जो स्थिति है सीट शेयरिंग को लेकर के, कहीं ना कहीं वो जग जाहिर है कितना कंफ्यूजन है। अभी समाजवादी पार्टी का आपने देखा, जी पल्लवी पटेल का आपने देखा, पल्लवी पटेल भी आज ओवैसी से मिलने वाली है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के चुनाव लड़ने का जो फैसला है, इंतजार करने के बाद इन्होंने बड़ा फैसला लिया है। तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की प्लानिंग बड़ी तो है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अब रुक करेंगे आपड़ो उत्तराखंड की खबरों की और खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार में आयोजित विकास की बात खिलाड़ियों के साथ कार्यक्रम में क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व खेल मंत्री द्रोणाचार्य अवार्डी नारायण सिंह राणा उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम में आगामी लोकसभा चुनाव में सभी खिलाड़ियों को राष्ट्र हित में वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही सभी खिलाड़ियों का पुष्प और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। पूर्व खेल मंत्री नारायण सिंह राणा ने TV27 न्यूज से खास बातचीत की है और इसके दौरान उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनी है। पहले छोटे छोटे देश भी भारत को आंख दिखाया करते थे, लेकिन अब सभी भारत और भारतवासियों का सम्मान करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं क्रीड़ा भारती के उपाध्यक्ष और उत्तराखंड सरकार में पहले खेल मंत्री नारायण सिंह राणा जी। तो हम राणा जी, आज क्रीड़ा भारती का और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का एक कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया है, तो आप कैसे उसे देखते हैं कि क्या कार्य हैं जो अभी सरकार को करने चाहिए जिससे कि उत्तराखंड राज्य में खिलाड़ियों का उत्थान हो सके? जो वर्तमान स्थिति है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस तरीके से पूरे दुनिया में एक हमारी पहचान बन गई है, जो पहले छोटे छोटे राज्य भी हमको धमकियाँ देते थे, अमेरिका जैसे वीज़ा नहीं देते थे, उन कंट्रियों में भी G20 के टाइम पे बहुत अच्छा प्रचार हुआ है। और वो मुझे लगता है कि खिलाड़ियों के लिए विशेष तौर पे, मैं खिलाड़ियों की बात करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पहले ये बोलते थे खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। आज उल्टा हो गया, जो खेल कूद रहे हैं उनको जॉब भी मिल रहा है और कैश अवार्ड भी मिल रहा है और उनके आगे ओलंपिक की तैयारी भी हो रही है, तो अभी बहुत अच्छी बात है। और आज की वर्तमान परिस्थितियों में मैं खेल अपने क्रीड़ा भारती का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। हमने पूरे देश में तकरीबन 12 लाख मेंबर बनाए हैं और 6 राज्यों में हमारा संगठन काम कर रहा है। हर एक ब्लॉक स्तर पे हमारे लोग हैं, तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पे जो चुनाव हो रहा है अभी, त्रिवेंद्र जी का एक अच्छा ये प्रयास था कि भाई खिलाड़ियों को भी जोड़ लें हम। बाकी लोग तो जुड़े हुए हैं और खिलाड़ी किसी भी कम्युनिटी का हो सकता है, वो मुसलमान हो सकता है, ईसाई हो सकता है, हिंदू हो सकता है, लेकिन वो खिलाड़ी है, वो देश के लिए खेलता है। हमारे खेल होने हैं, नेशनल गेम्स होने हैं और उसके लिए तो आपको करना ही पड़ेगा, सरकार को भी करना पड़ेगा, केंद्र सरकार का भी बजट है और प्रदेश सरकार को भी करना पड़ेगा। उसमें 35 खेलों का आयोजन होता है और 35 खेलों के अलग अलग जगहों पे आपको पूरी स्थापना करनी पड़ेगी, तो उसका काम तेज़ी से चल रहा है और उसके बिना काम हो ही नहीं सकता। तो वो अभी तेज़ी से काम चल रहा है और वो आने वाले समय में जो अब शायद मुझे लगता है अक्टूबर नवंबर में यहाँ पे नेशनल गेम्स हो जाएंगे, एक बड़ा हमको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा आने वाले समय के लिए, ट्रेनिंग के लिए, खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए। पौड़ी जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और SST और FST ने मिलकर 4,33,000 का नगद कैश और 60 लीटर अवैध शराब बरामद की है। तो आपको बता दें कि शराब और धनबल के प्रयोग से चुनाव को प्रभावित करने वाले लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है और ऐसे में हाईवे और बॉर्डर एरिया में चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है, जहां 21 SST और 21 FST मुस्तैद हैं। आपको बता दें कि SSP पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने कहा है कि चुनाव नजदीक है और ऐसे में टीम को चेकिंग अभियान में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जब से आचार संहिता लगी है उसके उपरांत जो हमारे ECI के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने 21 हमारी SST हैं और 21 ही हमारी FSTs हैं जो कि यहाँ पे हमारी काम कर रही हैं। ये 24/7 ये टीम हमारी काम कर रही हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 4,33,000 का अवैध कैश बरामद किया है और साथ ही साथ लगभग 60 लीटर्स की लीगल लेकर हम लोगों ने सीज़ की है और साथ ही साथ कुछ NDPS एक्ट में भी हमने 4 FI पंजीकृत किए हैं।
चूँकि ये कार्रवाई हमारी प्रचलित है और हम लोग बहुत फोकस्ड हैं और आगे भी ये कार्रवाई हम लोग करते रहेंगे। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है। रावत ने विपक्षी दलों पर सत्ता के अत्याचार बढ़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई, ईडी और एनआईए जैसी संस्थाओं के गलत इस्तेमाल पर का भी बात कही है। उन्होंने आगे कहा कि एक तरफ सत्तारूढ़ दल ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर खुली लूट करके अपने खजाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के पास जो भी चंदा मिला है उसके खाते सीज कर दिए गए हैं और उन्हें इनकम टैक्स के नोटिस दिए जा रहे हैं। जनता बदलाव के पक्ष और जितना जितना विपक्षी दलों के ऊपर सत्ता का अत्याचार बढ़ रहा है, उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए आदि के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं उनको रौंदने के लिए, जितना कांग्रेस को बिल्कुल पंग बनाने के लिए उसके खाते सीज किए जा रहे हैं, उन पर इनकम टैक्स की रिकवरी के बड़े बड़े दावे ठोके जा रहे हैं। वो सबसे लोग ये समझ गए हैं कि जो विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। अब जो लोग तानाशाह हो जाते हैं उनको दूसरे लोग बौने नजर आते हैं, लेकिन ये जनता है, ये तय करेगी कि कौन क्या है और 4 तारीख को पता लग जाएगा कि किसके पक्ष में जो है रिजल्ट। और पिछले कई सालों से निष्क्रिय चल रहे लालकुआं शहर कांग्रेस को सक्रिय करने का जिम्मा जिला कांग्रेस के महामंत्री को सौंप दिया गया है। नैनीताल जिला अध्यक्ष राहुल छिंवाल ने कांग्रेस के जिला महामंत्री और पूर्व विधायक प्रतिनिधि भुवन पांडे को लालकुआं शहर कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया और इस नियुक्ति के बाद कांग्रेसियों में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। अंबेडकर पार्क में स्वागत समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें नवनियुक्त शहर अध्यक्ष का माल्यार्पण करते हुए स्वागत किया गया और इस दौरान यहाँ बैठक में एकजुट के साथ कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी को विजयी बनाने का आह्वान भी किया गया। उन्होंने इस पद के मुझे योग्य समझा और आने वाले समय में हम पूरे वार्ड घूम के, हमारा कांग्रेस का संगठन बहुत बड़ा है, कांग्रेस एक विचारधारा है, सब लोग इस टाइम भाजपा की नीतियों से इस टाइम त्रस्त है, इस टाइम जनता त्रस्त है। लोकसभा चुनाव के रण के लिए सभी सियासी दलों ने कमर कस ली है और इसी कड़ी में उत्तराखंड में पॉलिटिकल पार्टी चुनावी ऑफिस खोलने में जुटी हुई है। टिहरी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी माला राज लक्ष्मी शाह ने मसूरी में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और इस दौरान भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता के साथ मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। उस मौके पर टिहरी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी माला राज लक्ष्मी शाह ने कहा कि उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और उन्हें उम्मीद है कि एक बार फिर टिहरी संसदीय सीट के लोग उन्हें सेवा का अवसर देंगे। बहुत अच्छा, आज हम लोग ने मसूरी का कार्यालय खुले, हम लोग सब मिलकर आदरणीय हमारे मंत्री जी, हम लोग सभी आए यहाँ और बहुत अच्छा, द रिस्पॉन्स इज़ बीन गुड और बहुत ही अच्छा लगा। और क्योंकि ये समय ऐसा है कि वातावरण मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है, हमें बहुत गुड रिस्पॉन्स भी मिल रहा है और लोग भी अच्छे लगते हैं, मगर इसका मतलब नहीं हम लोग को बहुत डिटेल में हम लोग जाकर काम करना भी, वी शुड नॉट टेक थिंग्स फॉर निश्चित ही जिस प्रकार से आज पूरा देश राममय है, पूरा देश मोदीमय है, आज देश के मान सम्मान को आगे बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन्होंने चाहे स्ट्रीट वेंडर हो, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, चाहे हमारे नौजवान हो, चाहे सीमा पर हमारा जवान हो, चाहे हमारा किसान हो, सबकी चिंता की है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज़।